Morning students, today we are going to start chapter number 3 of class 10th, that is genetics. Genetics के बारे में हम देखेंगे. In this video actually we will be discussing some important terms which are related to genetics. कुछ ऐसे terms हैं जिनके बीच में हमें बहुत confusion होता आया है स्टार्टिंग से, बट किसी न किसी डर की वजह से आप लोगों ने शायद कभी पूछा नहीं होगा. बट in this video we will try to cover all the important terms. So please keep a pen and a copy with yourself, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोग को लगे नहीं समझ में आया तुम लोग नोट इट डाउन कर लो. ओके, सो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है? सी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई भी अगर कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स इज़ नोन एज हेरिडिटी. फॉर एग्जांपल, अगर भाई मेरे पेरेंट्स में कोई बीमारी है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स में कोई बीमारी है, वो बीमारी मेरे पेरेंट्स से मुझ में आई है और मुझसे मेरे चाइल्ड में जाएगी, तो ये कैरेक्टर्स क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ये तो मैंने बीमारी की बात की, लेकिन बीमारी के अलावा भी और मतलब कोई अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल हेयर कलर हो गया, आइज़ किस तरह से दिखते हैं, किसी किसी की पेरेंट्स की आइज़ बहुत बड़ी होती है तो उनके बच्चों की भी बड़ी होती है. तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी. ओके, इसी हेरिडिटी की जीन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बोला जाता है. और अगर हम जीन्स की बात करें, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं. सबसे पहली चीज़ देखो, डीएनए कुछ भी होता है, डीएनए डबल हेलिकल होता है. ओके, इस डीएनए का कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि कोई इन्फॉर्मेशन कोड कर रहा है, एंड सपोज मैंने कहा कि भाई हेयर कलर के लिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट रिक्वायर्ड है, ATCG. हेयर के लिए इतना पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का रिक्वायर्ड है कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने के लिए, तो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज़ व्हाट? दिस इज जीन्स. ओके, तो फिर क्रोमोसोम्स क्या हुआ? क्रोमोसोम्स बहुत ब्रॉड टर्म है डीएनए का. अगर हम इस तरह से बात करें, ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा डीएनए है. डीएनए एकदम अगर पतला थ्रेड की तरह है, एकदम कॉइल फॉर्म में है, तो हम इसको क्रोमेटिन भी बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोलते हैं. बट यही डीएनए का अगर एक छोटा सा सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसको हम जीन्स बोलते हैं. तो हमें जीन्स क्लियर है, डीएनए क्लियर है, क्रोमेटिन क्लियर है. तो क्रोमोसोम्स क्या होता है भाई? क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, क्रोमोसोम पे यही चीज़ है, बस डिवीजन से पहले क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है और इसने अपने इस फॉर्म को चेंज करके इसने अपना एक शेप बना लिया जो कि इस तरीके का है. बात समझ में आ रही है कुछ नहीं भाई. तुमने क्या किया, तार लिया, तार को मोड़ दिया, अभी तुमने राउंडेड फॉर्म में है रखा है, तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स हो गया. कोई शेप नहीं है तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स हो गया. बट अगर उसी का शेप चेंज करके तुम लोग कुछ इस टाइप से अगर कर दिए, इस शेप में कर दिया, तो वो हो गया क्रोमोसोम्स, जो कि सेल डिवीजन से पहले होता है. ओके, इतनी बातें क्लियर है. अब ये देखो, इसका एक पर्टिकुलर, अगर हम एक आर्म्स की बात करें, ये तो हमारे पास 2 आर्म्स है ना, एक ये. अगर हम इफ़ वी आर टेकिंग ओनली सिंगल आर्म, इस तरीके से अगर हम सिंगल आर्म ले रहे हैं, दिस सिंगल आर्म इज क्रोमेटेड. पेयर में ले लिया तो क्रोमोसोम्स. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो, अब हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है. हम जब भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात करते हैं तो हम हमेशा M लिख लेते हैं, 2N लिख लेते हैं. तो एक्चुअली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या होता है ना, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. हम हमेशा बोलते हैं देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी एक क्रोमोसोम, तो सपोज मैं बोल रही हूँ एक क्रोमोसोम है हमारे सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट यही क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी एक तो प्रेजेंट है ही है, साथ में एक और प्रेजेंट करता है, यानी दोनों मिलके ही कोई ना कोई कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड. किसी के केस में 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे ट्रिप्लॉइड बोल देते हैं. 3 से ज़्यादा होगा तो हम पॉलीप्लॉइड बोल देंगे. हैप्लॉइड कब होगा? जब एक सिंगल होगा. हैप्लॉइड मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है. ओके, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर है. एलील पे आते हैं. एलील क्या होता है? एलील का भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ कि सपोज हमने एक क्रोमोसोम लिया, ठीक है. दिस क्रोमोसोम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस ऑफ अ पर्सन.
किसी भी पर्सन के टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन की ही हम बात करते हैं। सपोज ये पर्टिकुलर जीन है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये हाइट जो है या तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टॉल के लिए, दूसरा डॉफ के लिए। तो ये दोनों फॉर्म्स दोनों क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, दोनों हाइट डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई एक हाइट इंक्रीज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिड्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे एलील ऑफ अ जीन, 2 एलील्स ऑफ अ जीन, जो एक जीन 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें शायद तुम लोग को कोई अभी डाउट होगा तो एक बार फिर से तुम लोग रीड करना, अगर स्टिल नहीं समझ में आता तो मुझे पूछना। ओके, अब हम आ जाते हैं वही डोमिनेंट और रिसेसिव, यही हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, एलील के फॉर्म में ही हम इसे बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक होता है टॉल, एक होता है डॉफ। तो डॉफ को हम डी ना रिप्रेजेंट करके हम इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्योंकि दोनों ही टॉलनेस को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन ये जो कैपिटल टी है, यानी ये जो कैपिटल टी है दिस इज डोमिनेंट, जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है। जो कैपिटल टी है ये हाइट इंक्रीज्ड बता रहा है, स्मॉल टी जो रिड्यूस्ड हाइट बता रहा है। बट अगर किसी भी पर्सन में अगर किसी भी पर्सन में ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा, पहले तो ये देखो कि दोनों अगर कैपिटल होता है, दोनों अगर स्मॉल होता है तब क्या होगा। देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है तो द ऑर्गेनिज्म विल बी टॉल, तो वो टॉल होगा, गेटिंग। बट इफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग स्मॉल टी देन द ऑर्गेनिज्म विल बी डॉफ, तो वो तो डॉफ हो जाएगा। बट व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर दोनों ही हो रहा है तो क्या होगा, टॉल होगा कि डॉफ होगा, तो ये डेफिनेटली टॉल होगा, बिकॉज ये जो कैरेक्टर्स है, स्मॉल टी जो कैरेक्टर है ये रिसेसिव है, इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है। एक ये बात समझो कि एक रूम में, सपोज इन अ रूम देयर इज़ अ हेड, हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक कमरे में प्रिंसिपल सर है एंड एक टीचर भी है, तो प्रिंसिपल सर एंड टीचर में कौन डोमिनेंट होगा, दैट ऑलवेज बी द प्रिंसिपल सर। ओके, तो चलने किसकी वाली है, सर की चलने वाली है। ओके, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो वही चीज़ होता है कैरेक्टर्स के केस में, जो चीज़ डोमिनेंट रहती है वो एक्सप्रेस करता है, जो उससे कम रहेगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हुआ डोमिनेंट रिसेसिव। अब हम आ जाते हैं ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये तो सबको ही पता है ऑटोसोम्स क्या होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ये एक्स और वाई। ओके, इन सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के बाकी जो 22 पेयर्स के क्रोमोसोम्स हैं, हम बोलते हैं ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 1 पेयर XX हो गया या XY हो गया, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब हेट्रोगोमैटिक क्या होता है, होमोगोमैटिक क्या होता है, वो यही चीज़ होती है। अगर हम मेल की बात करें, मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, X और Y होता है, तो ये दोनों अलग है तो इसको हमने हेट्रोगोमैटिक बोल दिया। अब फीमेल के केस में दोनों XX है, यानी दोनों सेम है, तो हमने इसको होमोगोमैटिक बोल दिया। ओके, क्रोमोसोम्स हम देख चुके हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो है दे आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज न्यूक्लियर एंड अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर वो क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। बट ये तुम लोग को शायद पता नहीं होगा कि न्यूक्लियस के अलावा भी और जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और वो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, तो उसको ये सब हम टर्म्स देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, दिस इज़ गोइंग, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं करने वाली हूँ, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। तुम लोग ये सारे टर्म्स से पहले क्लियर हो जाओ, क्योंकि आगे जो भी थ्योरीज आएंगी वो इसी सब चीज़ों पे बेस्ड होने वाली। एलील क्या होता है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो यहाँ तक में अगर तुम लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, और जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स में भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके, थैंक यू।